दोस्तों, हम लोग लक्ष्मीकांत बुक का फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। और फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहते हैं इसको। इसमें हम लोगों ने समझ लिया है कि फंडामेंटल राइट का विचार कहाँ से लिया गया। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट दिया गया है। उसमें आर्टिकल 12, 13 वगैरह हम लोग समझ चुके हैं। आर्टिकल 14 तक हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी वहाँ खोलिए और वहाँ देखिए कि कौन कौन सा है। पहले का जो भी वीडियो है वो सब देखिए, उसके बाद से वाला वीडियो देखिए। अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ऐसे ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 15 से आज हम समझ लेंगे आर्टिकल 15 में कौन कौन सी क्या क्या बातें बताई गई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में कुछ अधिकार दिए गए हैं, हमारे हमारे देश के लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं। अभी तक हमने आर्टिकल 14 में देखा था कि इसमें समानता की बात की गई थी, कि विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण की बात की गई थी। और आर्टिकल 15 हमारे राज्य के नागरिकों के प्रति जो मूल धर्म, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बेसिकली कह बोलता है कि अगर कोई भी धर्म का आदमी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मूल वंश का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी स्थान का हो, मतलब किसी आधार पर हम धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, स्थान पर उसके साथ विभेद नहीं करेंगे। विभेद विभेद का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप लोग कहीं एडमिशन लेना है किसी इंस्टीट्यूट में, भारत में है कोई एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ आपको एडमिशन लेना है। आप गए एडमिशन लेने के लिए, तो वह आप लोग का जो वहाँ पे एडमिशन लेने वाला जो वहाँ पे व्यक्ति है, वो इस आधार पे आप लोग का एडमिशन नहीं रोक सकता कि आप इस धर्म से हो, आप इस जाति से हो, आप इस लिंग से हो। या लिंग मतलब जो पुरुष महिला हो, जाति मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। इस आधार पर जन्म स्थान मतलब कि आप पंजाब से हो तो एडमिशन दूंगा, बिहार से हो तो नहीं दूंगा, या यूपी से हो तो दूंगा, तेलंगाना से हो तो नहीं दूंगा। मतलब इस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसमें इसी 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 मेन बिंदु यही है, आर्टिकल 15 है ना, कि हमारे अधिकारों की बात करता है कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं हो। हमारे देश में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे जो अधिकार है, वो अधिकार को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, और अधिकार के लिए हमें कितना जागरूक रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हमें जाना है कोई सार्वजनिक दुकान पे जाना है, कोई सार्वजनिक दुकान है, कोई भोजनालय है, वहाँ पे कोई होटल है, कोई सार्वजनिक मनोरंजन का केंद्र है, कोई पार्क है, वहाँ पे हमें प्रवेश से नहीं रोक सकता कोई। जो सार्वजनिक है, उस सार्वजनिक स्थान पे कोई ये नहीं बोल सकता ना भाई तुमको नहीं जाने देंगे, क्योंकि आर्टिकल 15 ही बोलता है पूरा अधिकार आप जा सकते हैं। मैंने अगर अगर राज्य निधि से कोई, राज्य निधि का मतलब है राज्य सरकार इस पर पैसा खर्चा कर रहा है, राज्य सरकार इसका सपोर्ट कर रहा है। राज्य सरकार का मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों से मतलब, राज्य का मतलब ही होता है राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार दोनों होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कहीं किसी गांव में रहते हैं, वहां पे कोई कुआं है, वो कुआं पब्लिकली है क्योंकि उस कुआं को ग्राम का मुखिया ने बनवाया है, या राज्य सरकार के सपोर्ट से हमारे विधायक सांसद उन लोगों, वहाँ के लोगों के लिए बनवाया है। तो उस कुआं पे हम नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ पे हम दलितों का प्रवेश नहीं देंगे क्योंकि इसके स्वर्णों का कुआं है। ऐसा नहीं हो सकता। हम उस तालाब पर किसी दलित को नहाने से नहीं रोक सकते। दलित कहने का मतलब ये है कि आज समाज में हम लोग वंचित वर्ग में दलित समुदाय को देखते हैं, दलित समुदाय को काफी वंचित है, और लोग उनको उतना रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देता। अभी भी हमारे आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, लेकिन बात को समझिए। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? कोई किसी व्यक्ति को ना ही आप सार्वजनिक मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, ना ही आप किसी तालाब में नहाने से रोक सकते हैं। जो सार्वजनिक है मतलब सबके लिए है, इस आधार पर नहीं रोक सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। कोई दायित्व मतलब स्नाना घाट हो या कोई दायित्व की बात करता हो, यहाँ पे मतलब किसी शर्त नहीं लगा सकते कि तुम हिंदू हो तो जाओगे, मुसलमान हो तो नहीं जाओगे। इसी सब आर्टिकल 15 ही सब बात बताता है। आर्टिकल 15, मान लीजिए कोई राज्य है और राज्य में किसी बच्चा, महिलाओं के लिए देखिए, आर्टिकल आर्टिकल जो 15 है ना, वो अधिकार तो देता है लेकिन साथ साथ में कुछ अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए हमारे समाज में महिलाएं वंचित वर्ग में आती हैं, क्योंकि शुरू से ही आरंभ समय से महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिला, और ना ही बच्चों को मिला है। ये दबे हैं, समाज से वंचित है, पीड़ित है, इनके लिए सरकार कुछ प्रावधान कर सकता है। इसी प्रावधान को हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन। इसी प्रावधान को हम क्या कहते हैं? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण। आरक्षण का जो मुद्दा है ना, वो इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम बच्चों का निःशुल्क, हम बोलते हैं कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक हम उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे। निःशुल्क शिक्षा देने का मतलब क्या है? हम बिना पैसे के सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ सकता है, उसमें पुस्तक मिलेगी, भोजन मिलेगा, हर चीज मिलेगा। कहीं कहीं तो आवास की सुविधाएं भी दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? निःशुल्क शिक्षा कहते हैं। ये कहाँ दिया गया है?
एक आरक्षण का प्रावधान है कि निःशुल्क शिक्षा देंगे। हम पंचायती राज इंस्टीट्यूट में महिलाओं के लिए आरक्षण देंगे, क्योंकि महिलाएं वंचित हैं, उनको उतना अधिकार नहीं है। ये सब कहाँ दे, जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार में मान लीजिए 50% सीटें पंचायती राज में, मतलब पंचायती राज का कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत में चुनाव होता है, वहाँ 50% सीटें महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। क्यों रिजर्व होती है? क्योंकि समाज के वंचित वंचित वर्ग से हैं, दलित दबे हुए हैं, इसलिए मतलब इसको हम अपवाद कहते हैं। ये अपवाद स्वरूप है, हम इसका इतना तो कर ही सकते हैं समाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको त्याग दें। समानता है, लेकिन समानता के साथ साथ कुछ कुछ यहाँ पे कुछ अपवाद भी है कि उनको हम जैसे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन ही तो है रिजर्वेशन, आरक्षण। आप किसी स्कूल में गए, वहाँ पे एडमिशन लेने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित है, वहाँ पे एससी के लिए सीटें आरक्षित है, वहाँ पे एसटी के लिए सीटें आरक्षित है, वहाँ पे इस समय ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित है। आरक्षित क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये समाज के वंचित वर्ग हैं, उनको हमें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए सीटें आरक्षित की गई है। ये जो प्रावधान किया गया है ना, इस समाज के, देखिए एक तरफ तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, समानता की बात बोलता है, धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान का हम विभेद नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोलता है कि कुछ हम विभेद कर सकते हैं, हम इन लोगों को, समाज के वंचित वंचित लोगों को हम अधिकार दिलाने के काम कर सकते हैं। विधानसभा, अगर मान लीजिए कि विधानसभा में सीटों का आरक्षण का हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम सीट का आरक्षण करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वहाँ पे सीट का आरक्षण? अब लगता है कि समाज में महिलाएं वंचित है, अगर दलित समाज का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ पे हम सीट आरक्षण तो करेंगे ही। ऐसे ही देखिए, अंतिम एक संविधान में हमारा एक 93वें संविधान संशोधन 2005 में एक पारित किया गया, संविधान में 93वां संविधान संशोधन, जिसको 93 अमेंडमेंट कहते हैं, 2025। इसमें क्या किया गया, इसको अमेंडमेंट किया गया, इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान मैंने प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। कहा कि शिक्षा में अगर शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे किसी को प्रवेश चाहिए, तो वहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया और कहा कि जो ओबीसी के बच्चे हैं, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी के बच्चे, उनके लिए 27% सीटें आरक्षित की गई। क्योंकि मंडल आयोग, मैं पढ़ाऊंगा मंडल आयोग, तो मंडल आयोग के कमीशन के रिपोर्ट के बाद से ओबीसी को 27% आरक्षण दी गई थी। इसको लागू कब किया गया? तो 2005 के एक लाया 93वां संविधान संशोधन, और 2006 में इसको पारित किया गया, और जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई, जिसमें आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान शामिल है। कोई लड़का को इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी आईएम जाना, तो उसके लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो समानता के साथ साथ विभेद को यहाँ दर्शाता है 2008 में। लेकिन सरकार ने कहा कि ओबीसी का मुद्दा थोड़ा सा बहुत पेचीदा है, क्योंकि सरकार ने उस टाइम कहा कि जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी में बहुत हमारे समाज के बहुत सारे, जिसे अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उसका कोई एक पैमाना नहीं था। बहुत सारे समाज के ऐसे भी लोग थे जो काफी अमीर थे, फिर भी ओबीसी में थे, ओबीसी में आते थे अपने कास्ट के अनुसार, लेकिन उनके लिए 2008 एक मैटर गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, 2008 का जजमेंट आया। 8 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाइए। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कटोरा हो गया, कटोरा में मिल्क है, क्या है? मिल्क है, मिल्क से भरा हुआ है। यहाँ पे उसका, जब हम उस दूध को गर्म करके रखते हैं, तो ऊपर एकदम एक क्रीम आ जाता है, जिसको हम छाली भी कहते हैं, मक्खन भी कहते हैं। ये क्रीम आ गया, ये क्रीम आ गया, ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है? क्रीम है, क्रीम है। दूध के ऊपर क्या होगा? क्रीम। इसी क्रीम को, दूध का कीमत अलग है। अगर दूध मान लीजिए 40 रुपया, अगर 40 रुपया अगर अगर लीटर दूध है, क्रीम का कीमत कितना होगा? लगभग लगभग 100 से लेकर 300 रुपया इस टाइम केजी के हिसाब से बिक रहा है। जैसे घी कहते हैं, क्रीम से ही बनता है। देखिए, दूध क्या है? 40 रुपया। तो हम दूध की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दूध पे ध्यान दीजिए, आप क्रीम को हटाइए। इसी को कहते हैं क्रीमी लेयर का सिद्धांत। क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया और स्पष्ट रूप से कहा, इस क्रीम वाले लोग को छान के बाहर कीजिए, इनको हम आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन जो वंचित है, जिनका जिनका रेट 40 है, उसको हम ध्यान देंगे कि 200 से 300 वाले के ध्यान देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, और ओबीसी में कुछ लोगों को हटाने की बात कही, कहा कि इसको क्रीमी लेयर लाइए, कुछ लोगों को यहाँ से बाहर किए। वैसे ही होगा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया और कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया, कहा गया कि जो समाज में ऐसे लोग हैं, उनको हटाने की बात की गई। तो देखिए, आगे क्रीमी लेयर के बारे में जो अन्य प्रावधान है, वहां पे देखिए क्या होता है।
संवैधानिक पद धारण करना, जैसे मान लीजिए क्रीमी लेयर। अच्छा, अब बात आती है कि कौन कौन क्रीमी लेयर में आता है, कौन कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, ये भी तो मुद्दा है। किसको हम क्रीमी लेयर में मानेंगे, किसको क्रीमी लेयर में नहीं मानेंगे, कौन आएगा नहीं। इसके लिए बहुत सारा गाइडलाइन दिया गया, बताया गया कि कौन आएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ उसके फादर संवैधानिक पद का मतलब है कि संविधान में, जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में प्रावधान है, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश है संवैधानिक पद है। जैसे आईएएस वगैरह है, संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान से जुड़े हुए भी अधिकारी है। जैसे उपराज्यपाल है, राष्ट्रपति है, संवैधानिक पद है। अगर जिसके, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी हो गया, इसके जुड़े हुए जितने लोग संवैधानिक लोग हैं। जैसे वित्त आयोग है, जो संविधान में जिनके बारे में प्रावधान है। कहने का मतलब है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप ग्रुप वर्ग ए, मतलब ग्रुप ए या ग्रुप बी की सेवा क्लास सेकेंड के अधिकारी हैं, वो केंद्र हो या राज्य सरकार में, किसी सरकार में हो, जो ग्रुप ए या ग्रुप बी के अधिकारी हैं, अगर उनके यहाँ अगर कोई ना कोई, जैसे किसी के लड़का का फादर है, ग्रुप आईएएस वगैरह है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मान लीजिए कि, तो उनके लिए क्या चाहिए, क्या उनके लिए, जैसे महालेखा सीए, जिसको कैग कहते हैं, सीएजी कहते हैं, ये भी संवैधानिक पद है। तो इसमें जो है, तो उनके लिए ओबीसी का आरक्षण से इनको बाइकआउट किया गया, इनको नहीं दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण। इनके यहाँ खुद हैं, लेकिन मान इनके यहाँ जो केंद्रीय अधिकारी, उनको भी आरक्षण नहीं देंगे। मान लीजिए कोई सेना का कर्नल है, जिसके परिवार में कोई सेना का कर्नल है, कोई अच्छा अधिकारी है, इनको हम क्यों देंगे भाई, इनको हम आरक्षण क्यों देंगे, नहीं देंगे। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखकार, सलाहकार आदि के पेशेवर है। कह रहे कि जब ऐसे अधिकारी हैं, तो इन लोगों को, जो समाज में काफी उच्च वर्ग में आते हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग में लगे व्यक्ति। कह रहे कि शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि या अरिक्त भूमि है, कह रहे कि इन लोगों को क्या चाहिए, क्या आरक्षण नहीं चाहिए, इन लोगों को आरक्षण की क्या आवश्यकता है। कह रहे कि जिनकी लगभग सालाना आय 4.5 लाख से अधिक, या जिनके पास एक सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जब जो क्रीमी लेयर, जिसको मलाईदार परत कहते हैं, जो अभी समझा रहा था ना, मलाईदार परत का हदबंदी लागू की गई, 1 लाख थी, बाद में 2004 से इसे बढ़ाकर इतना 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 कर दिया। अभी अभी करंट का बताऊँ ना, लगभग जिसके परिवार में लगभग 12 लाख तक प्रधान है, अगर जिसके परिवार में अगर 12 लाख रुपए तक आमदनी है, उसको क्रीमी लेयर से छूट दिया गया। लेकिन जिसके परिवार में 12 लाख से ज्यादा का आमदनी आ रहा है, उसके क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं मिलेगा। जिसको कहते हैं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत, इसको कहते हैं क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो हमारे आर्टिकल 15 में है। तो संविधान के जो आर्टिकल 15 है, उसमें क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिकल 15, और जब हम आर्टिकल 16 देखेंगे, तो उसमें समझेंगे कि देखिए, दो आर्टिकल है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 जो आर्टिकल 15 है, क्या बात करता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आर्टिकल 15 एजुकेशन सिस्टम में बात करता है। लेकिन जब आर्टिकल हम 16 पे आते हैं, तो हमारा जॉब के, अगर हम किसी नियोजन, मतलब होता है सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 देखें, अब अगले वीडियो में आर्टिकल 16 देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोरिंग फील करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो में आप लोग का स्पष्ट, क्लियर कट, और हम समझेंगे कि मंडल आयोग कमीशन की सारी बातों को समझेंगे। चलिए हम मिलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब आर्टिकल हम 16 के साथ मिलेंगे और उसको भी समझेंगे, समझाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पूरा A to Z आखिरी तक आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर चैप्टर को एक एक बाई करके एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, वो डीपीएसबी क्यों ना हो, पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर चैप्टर में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।